नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर और जनरल स्टडी से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और ये जो स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जो शॉर्ट में आप बोल सकते हो PMEGP के बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच एम एट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है और वो स्पॉन्सर करती है स्कीम को, जिसका जो मेन मकसद है, एम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, रोजगार को सृजन करना। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, शॉर्ट में से आप बोल सकते हैं KVIC इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एट द नेशनल लेवल ऑफ द स्कीम, यानी कि पूरे कंट्री में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी काम करती है वो करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन काम करती है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस प्रोग्राम को जो इंप्लीमेंट करने का जो काम करती है वो करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे आप शॉर्ट में KVIC आप बोल सकते हो। तो ये जो एजेंसी है ये हमारी कंट्री में इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर आपको ये बोला गया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है और वो स्पॉन्सर करती है स्कीम को, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आखिर ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की अगर हम बात करें, ये इसका मेन टारगेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना नहीं है, बल्कि लोगों को एक तरह से लोन प्रोवाइड करना है कि जो कि किसी भी कुटीर उद्योग या छोटे मोटे व्यवसाय को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और फिर उनका जो लोन होता है लोन के साथ सब्सिडी को लिंक करना इसका मेन टारगेट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बजाय कहीं पे नौकरी करने के गवर्नमेंट चाहती है कि इंसान खुद का अपना इन्वेस्ट करे और अपना बिजनेस स्टार्ट करे। इसलिए इस प्रोग्राम के लिए जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो किया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो MSME बोल सकते हो, ये इसे काम करती है। और इंप्लीमेंट करने का जो काम करती है वो करती है खादी एंड इंडस्ट्री कमीशन, इसे काम करती है। यानी कि नोडल एजेंसी तो इसकी ये होगी KVIC, और ये अगर मैं सेंट्रल नेशनल लेवल पे से जो मॉनिटर करने का जो काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम शॉर्ट में MSME बोल सकते हैं, ये इसे काम करती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नेशनल कैडेट कॉर्प्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NCC यानी कि आप बोल सकते हो नेशनल कैडेट कॉर्प, इसके हिसाब से आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है, सही स्टेटमेंट नहीं बताना है। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो स्कूल या कॉलेज में NCC इनके पास होगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे हैं जिनके पास NCC थी। अगर मेरी बात करें तो मेरे पास भी NCC थी स्कूल लेवल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, द NCC फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि जो NCC आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये काम करती है। यानी कि इसका जो पूरा साठ घाट है, जो भी काम होता है पूरे ईयर में, पूरे साल में, यानी कि इसको जो मॉनिटर करना, फंड प्रोवाइड करना और बाकी सारे काम जो करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है, अगर हम NCC की बात करें तो। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज फॉर्म्ड इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो 1976 में आई थी, उस कमेटी ने से रिकमेंडेशन दिया था कि हमारी कंट्री में NCC जैसा
कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और फिर बाद में से एनसीसी को स्टैब्लिश किया गया। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं है। गलत नहीं का मतलब है दोनों सही है। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सी का मतलब है ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है रिगार्डिंग एनसीसी, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है। ठीक है, अब जानते हैं गलत क्यों है। सबसे पहले आपको ये बोला गया था कि ये एनसीसी जो आता है ये होम अफेयर के अंदर आता है। नहीं, ये होम अफेयर के अंदर ना आकर के ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एनसीसी जो कि आर्मी से, ठीक है, आर्मी से, नेवी से और नेवी के अलावा एयरफोर्स से, ठीक है, एयरफोर्स से ये कनेक्टेड है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो सीधा सीधा कि भी ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कनेक्टेड है। और इसके जो हेड होते हैं, यानी कि एनसीसी के जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ 3 स्टार मिलिट्री रैंक ऑफिसर। जो भी मिलिट्री में जो ऑफिसर है 3 स्टार जिनके पास है वो डायरेक्टर जनरल होते हैं एनसीसी के। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो आपसे ये बोला गया था कि 1976 में जो स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी उसके अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश की गई थी, उनके रिकमेंडेशन। नहीं, ये गलत बात है, बल्कि सही बात यह है कि 1948 में ही, मतलब हमारे कंट्री के फ्रीडम के बाद 1 साल के बाद ही इसे हमारी कंट्री में स्टैब्लिश कर दिया गया था एच.एन. कुंजरू कमेटी के द्वारा, रिकमेंडेशन के द्वारा। यानी कि ये इसका जो मेन रूट है वो ब्रिटिश एरा से ही है। यानी कि ब्रिटिश टाइम पे ही इस तरह का यूनिफॉर्म सिस्टम था हमारी कंट्री में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इसे कंटिन्यू कर लिया गया था 1948 में। 46 में रिकमेंडेशन आई थी और 48 में इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 2 साल लगे इसे स्टैब्लिश करने में। यानी कि आप ये बोल सकते हो 1946 में जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था तभी इसकी रिकमेंडेशन आ गई थी, ठीक है, और 1948 में से स्टैब्लिश किया गया था। तो आपके लिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है कि आपको ये बताना है कि एनसीसी का जो टैगलाइन है, एक स्टेटमेंट है एनसीसी का, कि आदर्श कथन आप बोल सकते हैं, वो क्या है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट द वुमन इन साइंस। साइंस के फील्ड में वुमन को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम का हमारी कंट्री में लाया गया है। यानी कि आपको ये बताना है ये 3 जो आपके पास दिख रहे हैं स्कीम्स किसे लॉन्च किया गया प्रमोट करने के लिए वुमेन का पार्टिसिपेशन इन साइंस की फील्ड के अंदर। तो फर्स्ट जो स्कीम है आपके पास वो है विज्ञान ज्योति स्कीम, सेकंड स्कीम है आपके पास गति स्कीम, और तीसरा जो है आपके पास थर्ड किरण स्कीम। तो ये 3 स्कीम है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्कीम वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्कीम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वुमेन का प्रमोट करने के लिए साइंस के फील्ड में। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड सही आंसर है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड आंसर करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग तीनों ही स्टेटमेंट यानी तीनों ही जो स्कीम है डायरेक्टली रिलेटेड है वुमेन का पार्टिसिपेशन साइंस की स्किल में बढ़ाने के लिए। अब आपको यह बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, यानी कौन सी स्कीम जो है वो डायरेक्टली लॉन्च की गई है हमारी कंट्री में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी का मतलब ये तीनों ही स्कीम डायरेक्टली रिलेटेड है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्कीम की, यानी कि विज्ञान ज्योति स्कीम की। तो इसे जो लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, और इन्होंने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इसका ये है कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है, गर्ल्स की बात कर रहे हैं जो हाई स्कूल के में यानी कि क्लास 11-12 में उन्हें साइंस परस्यू करें, यानी कि वो जो सब्जेक्ट लेना होता है ना 10th के बाद 11th क्लास में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हैं वो साइंस जैसे सब्जेक्ट को कंसीडर करें अपने स्टडी के लिए, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को हायर एजुकेशन के लिए। तो उसे प्रमोट करने के लिए विज्ञान ज्योति स्कीम को लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अच्छा, अगर हम बात करें सेकेंड स्कीम की, जो कि जेंडर एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में इसे बोला जाता है गति। ये स्कीम जो आई थी हमारी कंट्री में,
कि हमारी कंट्री में एक डेवलपमेंट हो सके कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर्ड का और फ्रेमवर्क का, जहां पे ये मॉनिटर किया जा सके कि गर्ल्स का इक्वल पार्टिसिपेशन हो साइंस के फील्ड के अंदर। अगर हम थर्ड स्कीम की बात करें जिसका नाम है किरण की अगर फुल फॉर्म देखें तो वो ये है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चिंग, यानी कि आप इसके फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे कि ये जो स्कीम है, पहले तो जान लेते हैं इसे ये किसने लॉन्च किया है। तो इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ही लॉन्च किया है, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और इसका मेन टारगेट ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में ये वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और उसे इस फील्ड में लेके आया जा सके, इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यानी कि ये तीनों ही स्कीम प्रोग्राम जो है डायरेक्टली रिलेटेड है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन साइंस की फील्ड में बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी इंक्लूडेड टू द इवैल्यूएट परफॉर्मेंस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में आपके पास ये स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड और लास्ट में एक और स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21। अभी आपको पता होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट जब आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, तो उन्होंने एक स्कीम रख दी, एक टारगेट रखा था कि हमारी कंट्री स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए ये स्वच्छ सर्वेक्षण को भी एक इंडेक्स क्रिएट किया गया और उसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन से पैरामीटर यूज किए गए हैं इसे मेजर करने के लिए। तो वो चार स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास है, आपको करेक्ट आंसर यानी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा डायरेक्टली से रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई एंड हैजर्ड, यानी कि जितने भी वेस्ट हमारे घर से या इंडस्ट्री या हमारी सोसाइटी से आता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसे अलग करना, इस बेसिस पे भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रैंक डिसाइड होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, कि किस तरह से वेस्ट को आप कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं किसी दूसरे काम के लिए और उसे कैसे डिमोलिश कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए इस रैंक को, इस इंडेक्स को तैयार किया जाएगा। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ट्री कवर एनुअली, कि एनुअल बेसिस पे एक पर्टिकुलर सिटी या स्टेट के अंदर कितने ट्री का प्लांटेशन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, उस बेसिस पे यानी कि इस पैरामीटर पे इस इंडेक्स को कंसीडर किया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटी, किसी भी सिटी का कि सैनिटेशन स्टेटस क्या है, यानी कि कितने लोग ओपन डेफिनेशन फ्री हो रखा है उस सिटी में, कि किस रेशियो में चल रहा है, कितने लोग अपने घर में ही ये चीज करते हैं, कितने लोग बाहर जाते हैं और वहां पे कैसी फैसिलिटी है, उसके आधार पर भी ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये चार पैरामीटर आपको दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट पैरामीटर क्या है। अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21 इंडेक्स की, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट, चारों ही पैरामीटर करेक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम जो है एक 2020 का जो इंडेक्स है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड को छोड़ करके बाकी सारे। क्योंकि थर्ड में आपसे ये बोला गया था कि ट्री का प्लांटेशन एनुअल बेसिस पे कितना इंक्रीज हो रहा है उसको ध्यान नहीं, ये इस पैरामीटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो अभी जो रिसेंटली प्रेरक दौर सम्मान जो कि स्टार्ट किया गया 2021 में, जो कि इसका पार्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण का, उसके अंदर 5 तरह की कैटेगरी में प्राइज दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हो दिव्या, अनुपम, उज्जवल, उदित और फिर आरोही। ये 5 कैटेगरी में लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं उनके काम पे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के इंडेक्स के बेसिस पे। और ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है उसके जो पैरामीटर है वो ये हैं, ये देखिए। फर्स्ट में आपसे, जैसे आपसे ऑप्शन में भी बोला गया था, वेट, ड्राई और हैजार्ड कैटेगरी के जितने भी वेस्ट है उसको किस तरह से आप अलग करते हो। उसके बाद आप उस स्टेट की या सिटी की कैपेसिटी कि वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसे आगे रीयूज करते हैं या फिर खत्म करते हैं उसे। उसके बाद वेट और ड्राई वेस्ट को
कैसे इसकी प्रोसेसिंग करते हैं इस बेसिस पे। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, कि किस तरह से वेस्ट को आप नए काम के लिए उसे कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को बनाने में, या फिर उसे डिमोलिश कर सकते हैं, इस बेसिस पे जो प्रोसेसिंग होती है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग एंड लैंड फॉर्म, यानी कि जमीन में कितना वेस्ट जा रहा है उस पे भी ध्यान में रखते हुए। और लास्ट में सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये पैरामीटर्स हैं। अगर हम बात करें कि जिस तरह से इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे रैंक डिसाइड होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट हो गया। ठीक है, ट्री का इसका लेना देना नहीं है इस स्कीम के अंदर, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो ARIIA रैंकिंग के बारे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू ARIIA रैंकिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म की वजह से क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ARIIA जो रैंकिंग है ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे आप ये भी बोल सकते हो HRD मिनिस्ट्री की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये स्कीम को, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। HRD मिनिस्ट्री बोले या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक ही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट फोकस ऑन द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, उसको फोकस रखने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि आप ये बोल सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे हायर एजुकेशन में बढ़ाया जाए, उस बात को ध्यान रखना इसका मेन एजेंडा है। और दूसरा ये कि इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि HRD मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया है, इसे लॉन्च किया है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि असली काम तो यही है। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेते हैं। तो ये है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि इनोवेशन की फील्ड में किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्या अचीवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग स्टार्ट की गई है हमारी कंट्री में। अभी अटल इसलिए रखा गया कि हमारे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एक सम्मान देने के लिए, उन PM प्राइम मिनिस्टर के जो काम था उनको ध्यान में रखते हुए उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम से ये रैंकिंग स्टार्ट की गई है। अल्टीमेट जो ये रैंकिंग है ये एजुकेशन की फील्ड में, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी फील्ड में कितना इनोवेशन होता है और कैसी उनकी अचीवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग स्टार्ट की गई है। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप बोल सकते हो HRD मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रैंक स्टार्ट की गई है और इसकी रैंक को कैलकुलेशन की जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि और भी मेजर जो इंडिकेटर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि आंसर जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर हम इसके मेजर देख लें, इसके किस किस पैरामीटर पे ये रैंक डिसाइड होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट कि बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, कि इंस्टीट्यूशन कितना बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए जो कि रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि अवेयरनेस प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन, कि कितना अवेयर यानी कि कितना बच्चों को जागरूक किया जाता है और कैसे उन्हें प्रमोशन दिया जाता है अगर वो किसी इनोवेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि बच्चा अभी एजुकेशन ले रहा है, बाद में किस तरह से वो अपना खुद का एक सेटअप स्टार्ट करके इनोवेशन काम कर सके, उसको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, इस बेसिस पे भी रैंक डिसाइड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है इनोवेशन लर्निंग मेथड, कि इनोवेशन कैसे करना है, उसकी लर्निंग का क्या मेथड है, क्या कोर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका भी एक पैरामीटर के रूप में यूज किया जा रहा है। फिर लास्ट में बोला जा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
जनरेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपने कोई एक मेथड डेवलप कर दिया और उस मेथड से कोई चीज बनाई जा रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी आपने क्रिएट कर दिया, तो आपको एक राइट मिल जाता है कि आप एक तरह से आप कह सकते हो कॉपीराइट आपको मिल जाता है कि भाई आप इस फील्ड, इस चीज के ऊपर कि कोई और काम करेगा तो आपको एक रॉयल्टी पे करेगा, उसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन। जैसे सपोज कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, अगर ये वीडियो जैसे मैं आपको देखती, हाँ आप देखते हो कि कॉपीराइट फ्रेंड साइड प्रिपरेशन, कि कोई मेरी इस वीडियो को चुरा ना सके। अगर सपोज कोई मेरी वीडियो को डाउनलोड करके कहीं अपने चैनल पे अपलोड करता है, चुराता है, क्योंकि ये मेरा रिसर्च डेवलपमेंट है, मैंने इस चीज को काम किया हुआ है, कोई और करता है, तो मैं उसके अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूँ कि मेरा कंटेंट को चुराया जा रहा है, ठीक है, मैंने तो इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, लेकिन कोई इसे सेल करता है सपोज, ठीक है, तो मैं उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूं। तो इस तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इनोवेशन इन गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, कि गवर्नेंस में भी किस तरह से, यानी कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम हो रहा है, उसमें कितना इनोवेशन क्रिएट किया गया, यूज किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस रैंक को डिसाइड किया जाता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर आप टोटली जो बोले हैं वो है आपका ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आज आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, ठीक है, जो 1976 में आया था, इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी। और दूसरा ये कि एनसीसी जो है, एनसीसी उसका आइडियल लाइन क्या है, यानी कि आप कह सकते हो आदर्श वाक्य क्या है एनसीसी का, ये आपको बताना है। और इसके अलावा ये भी आप बता सकते हैं कि 1948 में जब इसका स्टैब्लिश्ड हुआ था एनसीसी का, तो किस डेट पे हुआ था, एग्जैक्टली डेट बताना है। ईयर आपको यहां मेंशन है, पर मैं आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ रहा हूं, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, और कमेंट जरूर करिएगा अपने स्कोर को और आंसर को, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।